हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं रेलवे साइंस का पोर्शन देखेंगे, जो कि आपका 2024 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे का, उसको हम क्वेश्चन करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ साइंस का करने वाले हैं। इसके माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं कि आप जेई का तैयारी कर सकते हैं, एएलपी का तैयारी कर सकते हैं। एएलपी सीबीटी 2 है, उसमें भी आपको बेनिफिट होने वाला है। एएलपी 2025 भी वैकेंसी आ चुकी है, उसमें भी आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ग्रुप डी में बेनिफिट होने वाला है। तो आप जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और रेलवे का ट्रेंड जो है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको पूरी तरह से सुनिश्चित कर ले, पूरी तरह से इसको देखें, क्योंकि आपको बहुत ही यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। ईच एंड एवरी ऑप्शन को हम देखेंगे और ईच एंड एवरी ऑप्शन पे हम बात करने वाले हैं। तो आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एकल कोशिका जीव की पहचान कीजिए। तो देखिए, इसमें एकल कोशिका जीव की पहचान करने के बारे में बोला गया है। तो देखिए, पर्णकृमि जो है एकल कोशिका जीव नहीं है, समुद्री शैवाल भी नहीं है, जोक भी नहीं हो जाएगा। तो एकल कोशिका जीव इसमें कौन सा है? तो अमीबा जो होता है एकल कोशिका जीव होता है। अमीबा जो होता है एकल कोशिका प्रोटोजोआ होता है। अमीबा अपना आकार निरंतर बदलता रहता है। तो देखिए, अमीबा का आकार जो होता है निरंतर बदलता रहता है, कभी इस प्रकार का होता है तो कभी इस प्रकार का होता है। मतलब कि अमीबा का आकार जो होता है आपका डिफिनिट नहीं होता है, अनडिफिनिट होता है। आगे देखते हैं हम प्रोटोजोआ की विशेषता देखेंगे। तो प्रोटोजोआ जो होता है आपका एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा भी जो होता है प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है, एक कोशिकीय प्रोटोजोआ है। तो प्रोटोजोआ की अब विशेषता हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो प्रोटोजोआ जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। ये या तो स्वतंत्र जीवधारी होते हैं या परजीवी होते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम जो होता है परजीवी होता है। इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। तो एक कोशिकीय जीव है, तो एक कोशिकीय जीव में होता है कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये सामान्यतः परपोषी होते हैं। और ये सामान्यतः जो होते हैं आपका परपोषी होते हैं। कौन सा? प्रोटोजोआ वाले। ये द्विविभाजन और एस्किक जोग्निक या मुकुलन द्वारा जो होता है आपका विभाजन करता है। एक होता है अमीबोबिसिया, जिसे हम अमेबिकी पेचिस के रूप में भी जाना जाता है। यह गंभीर परजीवी संक्रमण है। कौन सा? तो ये जो होता है अमीबियासिस जो होता है आपका एक गंभीर जो है आपका परजीवी संक्रमण है। इस स्थिति के कारण जो होता है पेट में दर्द होता है, दस्त और मल में से खून आता है। तो जब मल में से खून आता है तो आप उसको समझिएगा कि आपको पेचिस हो चुका है। तो अमेबिकी पेचिस के रूप में जाना जाता है इसको। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर क्या करना चाह रहा है कि सभी सही विधान का चयन करें। तो देखिए, इस एरोबिक प्रक्रिया में ऊर्जा का विमोचन जो है अवायवीय प्रक्रिया की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन सही है। तो देखिए, यह जो होता है एरोबिक प्रक्रिया में, एरोबिक मतलब क्या होता है? तो एरोबिक मतलब होता है कि आपका ऑक्सीजन सम्मिलित होता है प्रक्रिया में। ऊर्जा का विमोचन जो है अवायवीय प्रक्रिया की तुलना में बहुत कम होता है। तो एरोबिक में जो होता है आपका एयर होता है, O2 होता है, ऑक्सीजन होता है, और अवायवीय में जो होता है आपका ऑक्सीजन नहीं होता है। तो यही यहाँ बोलना चाह रहा है कि तुलना में जो होता है अधिक होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एटीपी खंडित, ऑप्शन बी को देखेंगे कि एटीपी खंडित हो जाता है, जिससे एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि कोशिका में होने वाले ऊष्माशोषी अभिक्रिया को संचालित करती है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि पाइरूवेट जो होता है लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो पाइरूवेट जो होता है आपका लैक्टिक अम्ल परिवर्तित हो जाता है। और एक 3 कार्बन वाला गुण, ये जो होता है आपका एक 3 कार्बन वाला गुण भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। लैक्टिक अम्ल जो है आपका किस में मिलता है? तो दही में जो होता है आपका लैक्टिक अम्ल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो देखिए, इसमें पूछा गया है कौन सा कि गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन पूछा गया है प्लस 0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि प्लस 0.75 जो है यहाँ पे आभासी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया गया है, और सीधा और छोटा हो जाएगा। तो इसका थ्योरी को थोड़ा सा हम कवर कर लेते हैं। तो देखिए, यदि गोलीय दर्पण में आवर्धन जो होता है आपका एम होता है, तो ठीक है, आवर्धन धनात्मक होता है तो 1 से छोटा होता है। अगर धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है
पॉजिटिव होता है तो आपका 1 से छोटा होता है, प्रतिबिंब आभासी होती है, सीधा होता है और छोटा और उत्तल दर्पण में बनता है। तो देखिए अगर क्या बोला गया है कि अगर आवर्धन जो है आपका 1 से छोटा हो जाएगा तो 1 से छोटा हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा तो उसमें क्या बनेगा, तब आभासी बन जाएगा और सीधा बनेगा और छोटा बनेगा और क्या बनेगा, और उत्तल दर्पण में इस तरह का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को कवर करेंगे हम यहाँ पे कि अगर धनात्मक होता है, अगर m के मान, आवर्धन के मान धनात्मक होता है तो धनात्मक होता है तथा 1 के बराबर होता है तो प्रतिबिंब आभासी होती है। अगर 1 के बराबर भी है तो प्रतिबिंब आपका आभासी हो जाएगा, सीधा हो जाएगा और वस्तु के बराबर हो जाएगा तो कौन सा दर्पण होगा, तो हो जाएगा आपका समतल दर्पण होगा। इससे क्वेश्चन आपको बहुत जो है रेलवे में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखेंगे इसमें कि धनात्मक होता है तथा अगर m के मान धनात्मक होता है तथा 1 से बड़ा होता है। अगर मान लेते हैं कि अगर 1 से बड़ा हो गया, 1 से बड़ा हो गया तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनता है और जो है आपका ऋणात्मक होता है तथा 1 से बड़ा होता है, छोटा होता है और 1 के बराबर होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जाता है। ये सभी तीनों पॉइंट जो आपको बताएं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेलवे में इस तरह की क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4th नंबर, तो देखिए जब वर्षा जल का pH मान 5.6 से अधिक हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो देखिए यही ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। देखिए वर्षा जल का pH मान जो है 5.7 से अधिक नहीं होता है, 5.6 से जो होता है आपका कम होता है। तो यही जो हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन यही जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि जीवित प्राणी pH परिवर्तन के लिए संकीर्ण परास में ही जीवित रहते हैं। ये तो सही हो जाएगा ऑप्शन। वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा ये वाले। जब मुंह में pH जो होता है 5.5 से कम हो जाता है तो दांत में सड़न जो होती है आपका शुरू हो जाती है। तो ये भी जो ऑप्शन है आपका सही है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा, आंसर कौन सा हो जाएगा कि वर्षा जल का pH मान 5.6 से अधिक नहीं, 5.6 से जो होता है आपका कम होता है। देखिए एक होता है आपका स्केल, pH स्केल को हम देखेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से 0 से लेकर के कब तक होता है, 14 तक होता है। 7 जो होता है न्यूट्रल होता है। 7 से अगर नीचे हम आते हैं तो 7 से अगर नीचे आते हैं तो कौन सा हो जाएगा, एसिड नेचर का हो जाएगा। और 7 से 14 तक जाते हैं तो आपका कौन सा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। और एसिड और बेस मिलकर के कौन सा रिएक्शन बनाता है, तो न्यूट्रल रिएक्शन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक और इसमें आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें देखने को मिलता है कि देखिए अम्लीय वर्षा की संकल्पना किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट, किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट एंगस स्मिथ के द्वारा जो है आपका किया गया था pH स्केल पे अम्लीय वर्षा का। यदि एक चीज़ और इसमें आता है कि यदि वर्षा जल में SO2 और तथा NO2 के गुण मिल जाते हैं तो वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वर्षा जल का pH घट जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो आइए इसको समीकरण को देखते हैं। तो H2O में अगर मानते हैं कि SO2 होता है, SO2 मिल जाता है तो कौन सा बनेगा, H2SO4 बन जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, एसिड रेन हो जाता है। और नेक्स्ट भी देखते हैं कि अगर H2O में आपको NO2 मिल जाता है तो क्या बना देगा, HNO3 बनाएगा तो नाइट्रिक अम्ल बनेगा। तो ये भी जो है आपका कौन सा है, नाइट्रिक अम्ल भी जो है आपका एसिड रेन का बनाता है। तो SO2 अगर वायुमंडल में SO2 और NO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जो है आपका एसिड रेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो कार्बन जो होता है चतुर्संयोजी होता है, यही हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा। कार्बन जो होता है आपका चतुर्संयोजी होता है, त्रिसंयोजी नहीं, एक संयोजी नहीं, द्विसंयोजी नहीं, चतुर्संयोजी होता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, तो कार्बन की अगर बात करते हैं तो कार्बन की परमाणु संख्या 16 होता है। परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे 12.011 ली जाती है। आगे देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p2 होता है। आगे देखते हैं यह जो होता है आपका p ब्लॉक का तत्व जो होता है, कार्बन जो होता है आपका p ब्लॉक का तत्व हो जाता है। इसमें श्रृंखला गुण प्रदर्शित होता है। तो कार्बन में जो होता है आपका श्रृंखला गुण प्रदर्शित होता है। कार्बन समजातीय श्रेणी का निर्माण करता है। तो कार्बन जो होता है आपका होमोजीनियस श्रेणी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब जल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा।
जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो किया गया कार्य क्या होता है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। जब एफ एस कॉस थीटा होता है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा बोला गया है, और बल और विस्थापन जो है, बल और विस्थापन जब एक ही दिशा में होता है तो कार्य यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। यदि किया गया कार्य जो होता है धनात्मक होता है। यदि अगर थीटा बराबर यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, थीटा बराबर 0 लेते हैं तो कॉस थीटा का मान यहाँ पे 1 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, विस्थापन, इसमें आरोपित बल और विस्थापन जो होता है दोनों एक ही दिशा में होता है, और थीटा का मान जो हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। कॉस थीटा, कॉस 0 का मान जो होता है 1 होता है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और वही अगर मानते हैं कि थीटा का मान, यहाँ पे अगर बोला गया है कॉस थीटा का मान अगर हम 90 डिग्री ले लेते हैं तो कॉस 90 का मान क्या होता है, कॉस 90 का मान यहाँ पे 0 हो जाता है। और जब कॉस 90 का मान 0 होता है, यहाँ पे देखिए अगर मानते हैं कॉस थीटा का मान अगर 0 लेते हैं तो इसका मान जो होता है 1 होता है, ठीक है। और अगर इसी पे हम कॉस थीटा का मान अगर हम 90 डिग्री लेते हैं तो कॉस थीटा के मान 90 डिग्री लेने के क्रम में कौन सा हो जाएगा, तो पूरा टर्म ही यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगर थीटा के मान हम यहाँ पे 90 डिग्री ना लेकर के 180 डिग्री ले लेते हैं तो कॉस 180 डिग्री का मान क्या होता है, -1 होता है। तो कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाता है। तो इससे भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। ये सभी टर्म से जो है एग्जाम में, रेलवे में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। और 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर, कि कौन सी कार्बनिक कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। तो कौन सा करेगा, तो कार्बन श्रृंखला की लंबाई, अभिक्रियाशील समूह, आणविक द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन जो है किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। तो कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुण को निर्धारित करने वाला हो जाएगा आपका अभिक्रियाशील समूह, जो हो जाएगा रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें देखिए, इसमें विभिन्न प्रकार के सम्मिलित होते हैं, जैसे कि आपका एल्डिहाइड अगर आता है, एल्डिहाइड को तो कौन सा होता है, तो CHO होता है। कीटोन अगर बात करते हैं तो कीटोन का हो जाता है C डबल बॉन्ड O, इस तरह से कीटोन का हो जाता है। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे कार्बोलिक एसिड को तो COOH जो होता है आपका कार्बोलिक एसिड होता है। एस्टर की बात करते हैं तो COOR जो होता है आपका एस्टर के लिए नामांकित किया गया है। उसके बाद एल्केन के लिए होता है, एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन होगा। अल्कोहल के लिए जो होता है आपका OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूध किसका मिश्रण होता है। तो देखिए दूध जो है सिर्फ वसा का मिश्रण नहीं है, केवल जल भी नहीं हो जाएगा, केवल प्रोटीन भी नहीं हो जाएगा। तो दूध में जो होता है जल भी होता है, वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है। अब देखते हैं हम कि दूध में कौन कौन से तत्व जो होते हैं शामिल होते हैं। तो देखिए दूध में जो होता है, दूध जो होता है आपका क्या होता है, तो दूध जो होता है आपका परास का उदाहरण होता है। और दूध में जो होता है द्रव में द्रव का विलयन होता है। आगे देखते हैं कि इसका उजला रंग जो होता है, दूध का उजला रंग जो होता है आपका केसिन के कारण होता है। और दूध का पीला कलर, दूध का जो होता है पीला कलर किसके कारण होता है, तो अल्फा पीला कलर जो होता है आपका बीटा कैरोटीन के कारण पीला कलर होता है। आगे बात करते हैं हम इसमें, ये देखिए दूध में प्रमुख स्रोत देखेंगे, जैसे कि दूध में आपका कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन होता है। उसके बाद करते हैं विटामिन आपका A1 हो जाएगा, B1 हो जाएगा, B12 जो होता है विटामिन पाया जाता है। उसके बाद खनिज में बात करते हैं तो फास्फोरस पाया जाता है। उसके बाद आपको पोटेशियम पाया जाता है। उसके बाद आपका जिंक पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये सभी जो होता है आपका दूध में पाई जाती है। अगर बात करते हैं कि यहाँ पे B12 की जिक्र हुआ है तो B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, तो B12 का रासायनिक नाम हो जाएगा यहाँ पर आपका साइनोकोबालामिन जो होता है B12 का रासायनिक नाम होता है। B1 का रासायनिक राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन A का रासायनिक नाम जो होता है आपका रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम 9th नंबर। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि दूध में जो होता है विटामिन C नहीं पाया जाता है, और दूध में आपका विटामिन C नहीं पाया जाता है, और जो है आपका आयरन जो है आपका दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रव के गुणों का गुणधर्म नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यों के गुणों कणों का गुणधर्म नहीं है? तो द्रव के कण अस्थायी होते हैं, द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, द्रव के कणों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, द्रव के कण जो होता है निरंतर गतिशील होता है। तो देखिए इसका आंसर अगर 9th की बात करते हैं तो 9th का बात हो जाए कि द्रव के कण जो होता है आपका अस्थायी होते हैं, यही जो होता है गुणधर्म नहीं होता है। द्रव के कण जो होता है अस्थायी होते हैं, पदार्थ के कण निरंतर या यादृच्छिक पैटर्न में घूमते रहते हैं। यह गति कणों की गतिज ऊर्जा पर संचालित होता है। पदार्थों के कणों की कुछ विशेषता देखेंगे। द्रव के कण बहुत छोटे होते हैं, द्रव के कणों के बीच स्थान होता है, कणों के बीच स्थान की अधिकता पदार्थ की अवस्थी पर निर्भर करता है। तो देखिए आणविक स्थान अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा आपका गैस का होता है, गैस के बाद आपका द्रव का होता है, द्रव के बाद आपका किसका होता है? तो ठोस का होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 10th नंबर कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार दिखती है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इसका एक हम डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए एक हम ले लिए, बार ले लिए, ये जो हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साउथ पोल। तो देखिए अगर बात करते हैं तो यहाँ से निकलती है और क्षेत्र से यहाँ आती है, उसके बाद यहाँ से निकलेगा और यहाँ जाएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोलने वाला है कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार दिखती है। तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपका किस प्रकार दिखेगा? तो देखिए दीर्घवृत्त नहीं देखेगा, हाइपरबोला नहीं देखेगा, सीधी रेखाएं नहीं देखेगा। तो इसमें दिखेगा कौन सा? तो संकेंद्रित वृत्त दिखेगा। अगर बात करते हैं हम इसमें तो ये जो होता है आपका एक बंद लूप की तरह लूप की निर्माण करता है। ये कभी कभी दूसरे को नहीं काटते हैं। देखिए एक दूसरे को देखिए पैरेलल एक दूसरे को जो होता है नहीं काटता है, क्योंकि जो होता है पैरेलल होता है। यहाँ चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के निकट होते हैं, तो वहाँ परबल चुंबकीय रेखा होती है। देखिए अगर हम मानते हैं कि एक दूसरे के अगर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के निकट जो होते हैं आपका परबल होते हैं, वही अगर दूर दूर पे होते हैं तो वहाँ पे कौन सा होता है? अगर दूर दूर पे होते हैं तो परबल नहीं होके कमज़ोर बल होते हैं। अगर वही बात करते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से लेकर के बाहर की ओर अगर गमन करती है तो नॉर्थ से साउथ गमन करता है, वही अगर अंदर की ओर गमन करता है तो साउथ से नॉर्थ की ओर गमन करता है। ये सभी टर्म से जो है आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कि 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों को पार्श्व संयोजन वाले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो देखिए क्या बोला गया है कि 4 ओम है, एक जो है आपका 6 ओम है। पार्श्व संयोजन कहने का मतलब कि है जो आपका समानांतर क्रम में सजाने के लिए बोला गया है। तो समानांतर क्रम में सजाने के लिए प्रतिरोध के लिए क्या होता है? तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। जब 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा तो 1R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 2.4 ओम जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब सफ़ेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस परिघटना को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो जब सफ़ेद प्रकाश जो है कांच के प्रिज्म पर पड़ता है, कहाँ पड़ता है? तो देखिए सफ़ेद प्रकाश जो है आपका कांच के प्रिज्म पे पड़ता है तो वह जो होता है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। देखिए यहाँ पे 7 रंगों में हो जाएगा, बैजानी, हापी, नाला, इस तरह से चला जाता है। तो इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं? तो इस परिघटना को हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। और जिस तरंग का एक फार्मूला होता है कि जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है उसका वर्ण विक्षेपण उतना ही अधिक होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए वर्ण विक्षेपण इक्वल टू 1/λ। तो जिसका जो होता है देखिए डी का मान बढ़ेगा तो लेमडा का मान जो होता है यहाँ पे घटेगा। इस तरह से इसमें रिलेशन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि कौन सा ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए हमारे शरीर में अगर ऊतक पूछा गया है कि हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है तो देखिए तंत्रिका ऊतक जो होता है आपका किस में होता है? मस्तिष्क में होता है। संयोजी ऊतक जो होता है जैसे कि रक्त को हम क्या बोलते हैं? तो संयोजी ऊतक बोलते हैं, एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा आपका मांसपेशी ऊतक जो हो जाएगा आपका शरीर में ऊतक हमारे शरीर में जो होता है गति के लिए उत्तरदायी होता है। मांसपेशी जो है शरीर के विभिन्न भागों में गति को उत्पन्न करने के लिए बल लगाने के लिए मांसपेशी सिकुड़ता है। मांसपेशी फाइबर नामक लंबी पतली कोशिकाओं से बना होता है जो बंडलों या परतों में व्यवस्थित होता है।
मांसपेशी ऊतक के निम्न गुण होते हैं, जैसे कि संकुचनशीलता होता है, विस्तार प्रवर्धन होता है, प्रत्यास्था होता है, उत्तेजना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सभी द्रव और गैस हैं। तो देखिए सभी द्रव और गैस जो है यहाँ पे दिया गया है, तो कुछ थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी को हम समझते हैं कि सभी द्रव और गैस क्या है। तो देखिए सभी द्रव और गैस जो होता है आपका ठोस नहीं होता है, अर्धचालक भी नहीं, उसको काटिए, विद्युत रोधी भी काटिए। तो देखिए सभी द्रव और गैस जो होता है आपका तरल है। कौन सा है? तो तरल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। तो तरल हो जाएगा। लिक्विड हम यहाँ पे नहीं लेंगे, अगर लिक्विड लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गैस को टर्मिनोलॉजी समझेगा। लेकिन अगर बोला गया है कि सभी द्रव और गैस हैं, तो देखिए द्रव और गैस ठोस नहीं है, अर्धचालक भी नहीं हो जाएगा, विद्युत रोधी भी नहीं हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? तो फ्लूइड हो जाएगा। फ्लूइड इंग्लिश में हम इसको तरल को फ्लूइड बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका तरल हो जाएगा। तरल पदार्थों की द्रव का घनत्व स्थिर होता है तथा गैसों के लिए घनत्व दाब और ताप पर निर्भर करता है। इस तरह से हो जाएगा। देखिए तरल पदार्थों के परत एक दूसरे को प्रतिरोध करता है तथा इन परतों के बीच आंतरिक घर्षण होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? तो इस प्रक्रिया को हम श्यानता बोलते हैं। द्रव के ऊपरी परतें अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम या पृष्ठ ऊर्जा को महत्तम करने का प्रयास करता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? तो सरफेस टेंशन बोलते हैं। जैसे कि आपका द्रव में देख सकते हैं सरफेस टेंशन होता है। और तरल पदार्थ को हम संपीड़ित नहीं कर सकते। तो देखिए तरल पदार्थ को हम संपीड़न नहीं करते, मतलब कि तरल पदार्थ को हम कंप्रेस कर करके किसी भी पैकेट में हम नहीं भर सकते हैं। जैसे कि हम गैस को संपीड़ित कर करके किसी भी सिलेंडर में भर देते हैं, उस तरह से हम तरल के साथ नहीं कर सकते हैं। जिसकी तरल पदार्थ से संपीड़ित नहीं होता है, जिसकी श्यानता शून्य होती है, उसकी आदर्श तरल कहता है। अगर मानते हैं कि श्यानता अगर शून्य हुई है तो उसको हम आदर्श तरल बोल सकते हैं। द्रव का पृष्ठ तनाव जो होता है तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि देखिए द्रव का पृष्ठ तनाव की बात करते हैं, देखिए पृष्ठ तनाव की बात करते हैं, सरफेस टेंशन की बात करते हैं, तो देखिए द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान के जो होता है आपका क्या होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। और वही अगर बात करते हैं तो द्रव की श्यानता जो होता है तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो द्रव के अगर श्यानता की बात करते हैं तो तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए द्रव की श्यानता बढ़ेगा तो तापमान जो होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा? घटेगा। इस तरह से इसमें टॉपिक चलता है। आगे देखते हैं कि गैसों की श्यानता तापमान के बढ़ने पर जो होता है बढ़ता है। तो देखिए गैस के जो श्यानता जो होता है तापमान बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा, लेकिन द्रव की श्यानता जो होती है तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए अगर श्यानता बढ़ेगा तो तापमान जो होता है यहाँ पे घटेगा। देखिए तापमान घटेगा तो श्यानता जो होता है द्रव का बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि जब एकल अभिकारक सरल उत्पादों में टूट जाता है तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब एकल अभिकारक सरल उत्पादों में टूटता है तो किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? तो देखिए एकल उत्पाद जो है सरल उत्पादों में टूटता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? तो उस अभिक्रिया को जो होता है हम अपघटन अभिक्रिया बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे CaCO3 को अगर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हमको CaO प्लस बनेगा, क्या CO2 बनेगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो एकल अभिकारक को तोड़ेंगे तो कौन बनेगा? तो सरल उत्पाद में टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया जो हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है, देखिए विस्थापन अभिक्रिया में जो होता है अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होता है कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर करके नया यौगिक का निर्माण करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। उसी प्रकार के आपका जो होता है आपका दोहरा विस्थापन अभिक्रिया होता है। एक संयोजन अभिक्रिया होता है, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया यहाँ पे देखिए C+O2 क्या बना दिया? CO2 बना गया। तो कौन सा हो जाएगा? तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या पूछा जाएगा कि एकल अभिकारक मतलब एक जो है यहाँ पे और टूट करके सरल अनुपात में सरल उत्पादों में बन जा रहा है तो उसको अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था। तो देखिए सबसे पहले 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज जो है आपका रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17
निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया समय के साथ प्रज्वलित के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जो है समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार होता है। तो प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जो है आपका कौन सा जिम्मेदार हो जाएगा। तो प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जो हो जाएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 17 का जो हो जाएगा बी जो हो जाएगा भिन्नता हो जाएगा। देखिए अस्तित्व के लिए जिम्मेदार नहीं है, देखिए प्रजनन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा उसके ब्रीड के लिए जिम्मेदार हो जाएगा बचाने के लिए, लेकिन भिन्नता यहाँ पे जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलना चाह रहा है कि जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मोड़ता है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं, ठीक है। तो यह उदाहरण किस गति के नियम से होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मोड़ है, इस तरह से मोड़ है यहाँ पे इस तरह से, और गाड़ी को हम चला रहे हैं। तो देखिए गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ पे हम गाड़ी को राइड कर रहे हैं, और जैसे ही हम गाड़ी को राइड करेंगे तो मोड़ आएगा तो हम झुक जाएंगे, थोड़ा सा अंदर की ओर झुक जाते हैं। तो ऐसा किसके कारण होता है। तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत से तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। गति के दूसरे नियम से भी नहीं हो जाएगा, गति के तीसरे नियम से भी हटाइए। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा गति के पहले नियम से हो जाएगा। गति के पहले नियम से इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा जड़त्व का गुण यहाँ पे आ जाएगा। तो जड़त्व के गुण के कारण ही जो होता है हम झुकाव में होता है तो झुक जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गति का पहला नियम जो होता है जड़त्व के नियम कहते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु लगने वाले बाह्य बल का प्रतिरोध करता है। जड़त्व का आंतरिक गुण जो होता है द्रव्यमान होता है। जैसे कि जड़त्व यहाँ पे हो जाएगा, आंतरिक गुण क्या बोलते हैं द्रव्यमान, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा वस्तु का जड़त्व भी जो होता है उतना ही अधिक हो जाएगा। तो जड़त्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होता है आपका द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात जो है आपका H:0 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए हाइड्रोजन H2O जल बोला गया है तो H2O हो जाएगा। अब देखिए H2O जो होता है हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना होता है 1 होता है, तो 2 परमाणु यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है आपका 16 होता है, तो यहाँ पे 16 लेंगे। और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो 2 लेंगे और इसको काटिएगा तो 1:8 जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन। क्या होता है जब मटर के पौधे को एक विकल्प जोड़े के स्थान पर 2 विकल्पी जोड़े लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया गया है। तो देखिए कुछ F1 गोल बीज वाले लंबी पौधे होते हैं जो कुछ झुर्रीदार बीज वाले छोटे पौधे होते हैं। F2 द्वितीय संतति पीढ़ी में सभी लंबे तथा गोल बीज होते हैं। इसमें देखेंगे कि लंबे बौने लक्षण और गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह से जो है आज का वीडियो आपको समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दें हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और अपना बेनिफिट उठाएं। अब जो है ये वीडियो को आपको कंटिन्यू देखने को मिलेगा। इसी तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।